को सेकेंडरी एमेनोरिया का चार्ट। ठीक है, अब हम आते हैं सेकेंडरी एमेनोरिया का मैनेजमेंट कैसे करना है। देखो, फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया तो हमें पता है कि प्रेगनेंसी की वजह से, लैक्टेशन की वजह से, मेनोपॉज की वजह से होता है। फिर सेकेंडरी पैथोलॉजिकल के जो हमने कॉजेज़ देख लिए इतने सारे टेबल में। अब आते हैं मैनेजमेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हिस्ट्री टेकिंग इंपॉर्टेंट है। एज पूछेंगे, पैरिटी पूछेंगे, पूरी प्रॉपर मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, साइकिल से रेगुलर्स तो नहीं है, ओसी पिल्स की कोई हिस्ट्री तो नहीं है। ठीक है, वेट लॉस, वेट गेन, उसकी ईटिंग हैबिट्स, कोई स्ट्रेसफुल इवेंट तो नहीं है, कोई क्रोनिक रीनल डिजीज़ तो नहीं है, ट्यूबरक्लोसिस, डायबिटीज़, रीनल डिजीज़, लिवर डिजीज़, हिस्ट्री ऑफ गैलेक्टोरिया तो नहीं है, फिर ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी के साइन तो नहीं है, हॉट फ्लसेज, वेजाइनल ड्राइनेस, पुअर स्लीप, मूड चेंजेस, फिर पोस्टपार्टम पिट्यूटरी नेक्रोसिस जैसे कि शीहन सिंड्रोम में होता है कि बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस की हिस्ट्री तो नहीं है डिलीवरी के टाइम पे, लैक्टेशन फेलियर की हिस्ट्री तो नहीं है, प्यूबिक एक्सिलरी हेयर लॉस की हिस्ट्री तो नहीं है, हिस्ट्री ऑफ एंडोमेट्रियल क्यूरेटार्स तो नहीं है, एशरमैन सिंड्रोम को रूल आउट करने के लिए कोई एंटीसाइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स तो नहीं ले रहे, जैसे फाइटोएस्ट्रोजन, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स वगैरह तो नहीं ले रहे। ठीक है, और हाइपर एंड्रोजेनिज्म की हिस्ट्री जैसे एक्नो, हाइरेसिटिज्म, हॉर्स वॉइस, ये सब हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, एशरमैन सिंड्रोम, हिस्ट्री ऑफ सर्जरी, कोई यूट्रस सर्विक्स वजाइना पे हुई है, मैलिग्नेंसी, रेडियोथेरेपी, एंडोक्राइनोपैथी। अब आएंगे एग्जामिनेशन में सबसे पहले हमें हाइट, बॉडी वेट, बॉडी मास इंडेक्स है। तो बॉडी मास इंडेक्स मोर देन 30 kg हो रहा है, तो यानी कि मतलब वही है PCOS ओबेसिटी की तरफ जा रहा है, एनिवुलेशन। ठीक है, इनफ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, एमेनोरिया, लो BMI जैसे कि एनोरेक्सिया नर्वोसा, और सीवियर वेट लॉस ड्यू टू क्रोनिक डिजीज़ हो सकता है। ठीक है, BP, पल्स प्रेशर, फिर स्किन के साइंस देखने हैं, एक्ने, हाइरोसिटिज्म, एक्ैंथोकोसिस, नाइट्रिकेशन, एलोपेशिया, थायराइड एनलार्जमेंट। ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, हिस्ट्री ऑफ गैलेक्टोरिया, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है, हार्ट, चेस्ट एग्जामिनेशन फॉर हार्ट डिजीज़, ट्यूबरक्लोसिस, लंग डिजीज़। ठीक है, फिर उसके बाद पर्पल स्ट्राया, मून फिशेस, बफेलो हम्प, ये सब देखने हैं। साइंस ऑफ एनी अदर क्रॉनिक इलनेस, रीनल डिजीज़ ये सब देखने हैं। न्यूरोलॉजिकल इलनेस, विजुअल फील्ड्स या फिर इंट्राक्रेनियल ट्यूमर्स या लेजन, ऑर्गेनोमेगाली, टेंडरनेस। ठीक है, लॉस ऑफ एक्सिलरी हेयर्स, प्यूबिक हेयर। ठीक है, विजुअल एग्जामिनेशन करना है टू सी फॉर एनी एट्रोफी। ठीक है, स्पेकुलम एग्जामिनेशन फॉर वेजाइनल म्यूकोसा, थिन एंड एट्रोफिक इन एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी, ये सब करना है। बाय मैनुअल एग्जामिनेशन फॉर सर्वाइकल स्टेनोसिस, यूट्राइन साइज, इन्वेस्टिगेशन में CBC, LFT, RFT है ना, फिर ब्लड शुगर, फास्टिंग पोस्ट प्रेंडियल, LFT, RFT तुम्हें पता ही है, चेस्ट एक्सरे, फिर उसके बाद सीरम LH, FSH लेवल, FSH बढ़ा हुआ है मोर देन 25 यानी प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर, LH FSH रेशियो मोर देन 2 यानी PCOS, सीरम प्रोलैक्टिन लेवल आपको पता ही है, हाइपर प्रोलैक्टिन अगर मोर देन 25 नैनोग्राम पर ml है, तो अगर मोर देन 100 नैनोग्राम पर ml है यानी कि मैक्रोएडिनमा की तरफ जा रहा है। सीरम एस्ट्राडायल लेवल देखने हैं कि मतलब क्या है, कोई लेस देन 50 है तो यानी हाइपोएस्ट्रोजेनिज्म है, तो कोई ओवेरियन या पिट्यूटरी कॉज हो सकता है। ठीक है, एंड्रोजेंस लेवल, टेस्टोस्टेरोन लेवल, डाईहाइड्रो एपिएंजिस्ट्रोन लेवल। ठीक है, एंड्रोजन सीक्रेटिंग ट्यूमर तो नहीं है, रेज DHEAS मतलब कोई एड्रीनल कॉज है। फिर कंजेनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया में सीरम 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन लेवल बढ़े होंगे, सीरम कॉर्टिसोल लेवल में बड़े होंगे, जैसे कशिंग सिंड्रोम में सेंट्रल ओबेसिटी, स्ट्राया, बफेलो हम्प, हाइपरटेंशन, मसल वीकनेस, सीरम T3, T4, TSH, थायरॉइड एंटीबॉडीज़ फॉर हाइपो या हाइपरथायरॉयडिज्म, सिमोन्स डिजीज़, थायरॉइड फंक्शन, सीरम प्रोलैक्टिन लेवल अगर मोर देन 100 नैनोग्राम पर ml, एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग फॉर ट्यूबरक्लोसिस। अब आते हैं प्रोजेस्ट्रॉन चैलेंज टेस्ट देंगे, मतलब मेट्रॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन देंगे उसको, फिर उसकी या फिर नॉरिथिस्ट्रॉन या फिर माइक्रोनाराइज प्रोजेस्ट्रॉन 200 mg से, मेट्रॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन 10 mg से, नॉरिथिस्ट्रॉन 5 mg से हम उसको देंगे। अगर 2 से 10 दिन बाद विड्रॉल ब्लीडिंग हो जाती है तो यानी कि इट इंडिकेट्स ईस्ट्रोजन प्राइमिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। ठीक है, इट इज़ सीन इन PCOS, अनएवोल्यूशन यानी कि PCOS में। अब अगर वो नहीं हो रही है ब्लीडिंग, विड्रॉल ब्लीडिंग प्रोजेस्ट्रॉन के बाद, यानी या तो कोई आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होता है या कोई हाइपोईस्ट्रोजेनिक स्टेट है। ठीक है, तो फिर उसके बाद ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन चैलेंज टेस्ट देंगे। फिर उसमें कॉन्जुगेटेड इक्वाइन ईस्ट्रोजन देते हैं, प्रीमेरिन या फिर इथेनाइल एस्ट्राडायल 20 माइक्रोग्राम देंगे फॉर 25 डेज। फिर बाद में लास्ट के 10 डेज़ में प्रोजेस्ट्रॉन ऐड कर देंगे 16 to 25 डेज़ पर 10 mg, या फिर हम माला डी भी दे सकते हैं अगर विड्रॉल ब्लीडिंग हुई है इसके बाद ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन देने के बाद, यानी कि कोई ओवेरियन पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमिक कॉज है। ठीक है,
अगर विड्रॉल ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो यानी कि कोई आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, एशरमैन सिंड्रोम हो सकता है, मतलब एंडोमेट्रियम रिस्पॉन्सिव नहीं है। फिर उसके बाद हम GnRH स्टिमुलेशन टेस्ट देंगे। GnRH स्टिमुलेशन टेस्ट में GnRH 100 माइक्रोग्राम दिया जाता है ना, IV। LHFSH लेवल पहले 0 मिनट्स पे जब देंगे, फिर उसके 0 मिनट पे LHFSH लेवल चेक करके रखेंगे, फिर उसके बाद 30 मिनट्स बाद चेक करके रखेंगे। अगर नॉर्मल पीक LH रिस्पॉन्स आ रहा है, 3 to 10 टाइम फोल्ड राइज हो रहा है तो है ना, और नॉर्मल पीक FSH का 1.5 से 3 टाइम हो रहा है 30 मिनट्स, तो इट इज़ सीन इन हाइपोथैलेमिक डिजीज़। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है GnRH देने के बाद, यानी कि कोई पिट्यूटरी डिजीज़ है, ठीक है। अब आते हैं क्लोमिफेन स्टिमुलेशन टेस्ट। क्लोमिफेन स्टिमुलेशन टेस्ट में 50 mg 7 दिन के लिए देंगे। फिर वही ब्लड सैंपल LHFSH के डे 8 में निकालेंगे 7 दिन देने के बाद। तो नॉर्मल रिस्पॉन्स में तो LH राइज हो जाएगा 120%, FSH राइज हो जाएगा 40%, ठीक है। विच रूल्स आउट ऑर्गेनिक लेजन ऑफ हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी। और अगर हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी कोई पैथोलॉजी होगी तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा, अगर नॉर्मल रिस्पॉन्स आ रहा है तो ठीक है। अब देखते हैं मैनेजमेंट।